हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसमें मगध का उत्कर्ष देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले महाजनपद काल वाला हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, तो महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, कैसे महाजनपद बनते हैं, इन सब की जानकारी पिछले हम लोग चैप्टरों में देखी थी। इसके साथ ही इन्हीं महाजनपदों में यानी टोटल 16 महाजनपद आपके जो थे, उसमें मगध भी आपका रहता है। तो इस मगध का उत्कर्ष कैसे होता है, कैसे ये पूरे भारत पर यहाँ के जो राजा बनते हैं, शासन करते हैं, वो चीज़ें सब यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बता दें आपको, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसको डाउनलोड करके दोबारा आप रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मगध साम्राज्य का उत्कर्ष से पहले हम जानते हैं कि मगध राज्य का विस्तार कहाँ तक था। तो ये देखिए, वर्तमान बिहार जो है उसके दक्षिणी भाग में स्थित पटना और गया जिलों में स्थित था। इसके उत्तर और पश्चिम में क्रमशः गंगा और सोन नदी थी, पूर्व में यहाँ पर चंपा नदी थी तथा दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणियां स्थित थी। तो ये आपका देखिए पूरा विस्तार रहता है, यानी वर्तमान जो मगध आपका राज्य था वो वर्तमान बिहार यानी बिहार स्टेट के अंतर्गत आता था। और क्योंकि पहली राजधानी इसकी शुरू में आपकी क्या थी, राजगृह या गिरिव्रज थी, उसके बाद इसकी राजधानी पाटलिपुत्र होती है। तो पाटलिपुत्र यहाँ पर देखिए जो गंगा और सोन नदी है उसके दोआब में स्थित था ये, यानी कि गंगा नदी के तट के किनारे स्थित था। तो इसकी भौगोलिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी, तो यहाँ पर ज़्यादा आक्रमण वगैरह भी नहीं होते थे। तो इस कारण से यहाँ पर मगध का उत्कर्ष होता है। अन्य कारण भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, मगध साम्राज्य के आगे बढ़ने का एक अच्छा कारण था कि यहाँ के रहने वाले लोग टैक्स ज़्यादा देते थे। और टैक्स किस कारण से ज़्यादा देते थे, क्योंकि ये जो पूरा मगध स्थित था वो गंगा और सोन नदी के दोआब वाले क्षेत्र में स्थित था। इस कारण से तराई क्षेत्र में यहाँ पर कृषि ज़्यादा होती थी, और कृषि ज़्यादा होने से टैक्स भी ज़्यादा यहाँ पर राजा को मिलेगा। इस कारण से राजा को ज़्यादा कर मिलता, तो राजा सेनाओं को, अपने खर्चों को सबको बड़ा करेगा, यानी सेना को और ज़्यादा बड़ा करेगा, खर्च बढ़ाएगा, तो सेना भी बड़ी होगी। एक वजह यह भी रहती है कि मगध अन्य साम्राज्यों और महाजनपदों से मुकाबले में बहुत आगे निकल जाता है, यानी कि ये भी एक कारण रहता है कहीं ना कहीं यहाँ पर मगध के उत्कर्ष का। नेक्स्ट यहाँ पर और कारण यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें भौगोलिक स्थिति जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मगध गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में स्थित था, जिससे उपजाऊ मैदान होने के कारण खेती करने की सुविधा होती थी। छोटा नागपुर पठार के समीप स्थित होने के कारण लौह अयस्क भी यहाँ पर भरपूर मात्रा में थे, यानी खनिज पदार्थ लौह अयस्क भी यहाँ पर ज़्यादा थे। अब यहाँ पर लौह अयस्क यहाँ पर मिलता है, तो क्या होता है, यहाँ पर हथियार और कृषि यंत्रों का यहाँ पर आसानी से क्या है बनाया जाता था और उसका यूज किया जाता था कृषि में। तो एक होती है आप खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, तो यहाँ पर यदि ऐसे ही करेंगे तो सही से चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ना बीज सही से रोप पाएंगे। तो यहाँ पर लोहे का यूज जब करेंगे, वहाँ पर यंत्र कृषि में यूज करेंगे, तो आपकी पैदावार भी यहाँ पर अच्छी होगी और कृषि भी अच्छी होगी और ज़्यादा होगी। तो इस कारण से यहाँ पर पैदावार अच्छी होती थी, कृषि अच्छी होती थी, तो यहाँ पर धन भी ज़्यादा यहाँ पर था, यानी समृद्ध था पूरा। समृद्ध के साथ साथ शक्तिशाली भी था, तो वो भी हम देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आसपास के जंगल होने के कारण लकड़ी भी यहाँ पर आसानी से मिल जाती थी। इसका प्राचीन जो राजधानी थी वो राजगृह थी, गिरिव्रज भी थी। इसके अलावा 5 पहाड़ियों से घिरी हुई ये थी, तथा पाटलिपुत्र नदियों के संगम पर एक जल उद्योग भी यहाँ पर था। तो यहाँ पर देखिए, राजगृह और गिरिव्रज जो पहली की राजधानी थी वो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। तो यहाँ पर क्या था, कोई बाहरी आक्रमण जल्दी नहीं करता था। इसके अलावा पाटलिपुत्र जब राजधानी बनती है, तो पाटलिपुत्र जो राजधानी ये नदियों से घिरा हुआ था, तो इस कारण से भी यहाँ पर कोई जल्दी आक्रमण नहीं करता था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नदियों के कारण यहाँ पर देखिए जल मार्ग की सुविधा भी अच्छी थी, यानी कि नदी थी तो कहीं भी आप वहाँ से जा सकते थे मगध से निकलकर बाहर। तो इस कारण से नदी के रास्ते जाते हुए यहाँ पर मार्ग मतलब जो था वो काफ़ी अच्छा था, मतलब जल्दी जाया जा सकता था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आर्थिक कारण के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, इसमें लोहे का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए, जब आप पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल, तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका लोहे का यूज। और यहाँ पर आते आते जनपदों के निर्माण जब होता है, महाजनपदों का, तो यहाँ पर जो होता है लोहे का यूज काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, लौह अयस्क सीधे सीधे आपका मगध साम्राज्य में जो था काफ़ी मात्रा में मिलता था। तो इस कारण से यहाँ पर जो लोहे के यंत्र काफ़ी बने थे और उसका यूज भी यहाँ पर किया जाता था कृषि कार्यों में, तथा अन्य भी यूज होते थे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ कृषि अधिक होता था। उस समय देखिए क्या था कि कृषि सर्वाधिक समृद्ध माना जाता था, जिसके पास जहाँ पे ज़्यादा कृषि अच्छी होगी वही ज़्यादा समृद्ध राज्य स्टेट कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब कृषि ज़्यादा होता था तो टैक्स भी ज़्यादा वहाँ पर लोगों को अब लोग क्या करते थे, अब खनिज जो भी मतलब कृषि होती थी उसको बेचते थे या जो भी करते थे, राजा को यहाँ पर टैक्स देते थे। तो यहाँ पर क्या होता था, मगध के राजाओं को शक्तिशाली सेना रखने तथा व्यापार वाणिज्य में सहायता मिली। इस समय शहरों के उदय के साथ एवं मुद्रा का प्रचलन बढ़ने से व्यापारिक सुविधाएं भी बढ़ी। अब देखिए, यहाँ पर मुद्रा का प्रचलन भी बढ़ता है। जैसे पंच मार्क कॉइन आप पढ़ते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था, तो उस कारण से यहाँ पर मुद्रा जब बढ़ती है तो यहाँ पर व्यापार भी और अच्छे से हो पाता है, यानी कि तो व्यापार की सुविधा बढ़ती है, तो और यहाँ पर क्या होता है, राज्य और समृद्ध होता है। तो इस कारण से यहाँ पर आर्थिक कारण भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर राजनीतिक और प्रशासनिक कारण की बात करें तो मगध के राजा योग्य एवं शक्तिशाली थे, तथा उन्होंने सेना को सुदृढ़ करके युद्ध जीतकर तथा प्रशासनिक कूटनीति जैसे विवाह संबंधों द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। यानी कई तरीकों से इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। यहाँ पर देखिए, राजा यदि योग्य और शक्तिशाली होता है तो उस राज्य की वृद्धि अपने आप होती चली जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए,
वेदों में अब मगध की बात करते हैं। शासकों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर जो जिन्होंने मगध पर शासन किया। उससे पहले हम यहाँ पर वेदों में मगध के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऋग्वेद में बात करें तो यहाँ पर कीकट या किराट नामक जो प्रदेश का उल्लेख किया गया है वो मगध ही यहाँ पर है एक प्रकार से। तो ये कहीं भी आपको क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में कीकट या किराट नामक जो प्रदेश का उल्लेख किया गया है उसका संबंध किस महाजनपद से था, तो सीधे सीधे आप यहाँ पर मगध महाजनपद का टिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर यजुर्वेद की बात करें तो यहाँ पर भी वहाँ पर रहने वाली भाटू जनजाति का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद की बात करें तो यहाँ पर एक प्रार्थना की गई है, क्योंकि अथर्ववेद जादू टोना ये सब चीज़ों से भरा पड़ा है, मतलब उसमें इसी का मंत्र संबंधित है। तो इसमें मगध को बीमारी हो जाए ऐसी इसमें कामना की गई है अथर्ववेद में। तो वहाँ पर भी इसका मतलब लेख मिलता है, मगध की जानकारी मिलती है। तो कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख आपको ऋग्वेद में ही मिलता है। इसके अलावा मगध का संस्थापक पहले यहाँ पर बृहद्रथ था। एक आपका बृहद्रथ वंश होता है, यहाँ पर मगध का जो संस्थापक मेन होता है बृहद्रथ वंश होता है। लेकिन कहीं कहीं पर हर जगह ये नहीं मिलता है आपका कि बृहद्रथ वंश कोई था। कुछ एक दो किताबों में देखने को मिलता है, यानी प्राचीन जो किताबें थी उसमें। तो इसको देखा जाए तो बृहद्रथ वंश को भी यहाँ पर एक संस्थापक के रूप में माना जाता है मगध साम्राज्य का। तो शुरू के यानी कि राजा की बात की जाए और जिन अन्य वंशों ने यहाँ पर शासन किया मगध पर, उसका क्रम इस प्रकार है। देखिए पहले हर्यक वंश आया, उस यानी बृहद्रथ वंश के बाद जो पहला आपका वंश आया वो हर्यक वंश था। शिशुनाग वंश फिर आया, उसके बाद नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आया, फिर शुंग वंश आया। तो ये आपके मगध पर जो है जिन्होंने शासन किया वो वंश है। अब इनके जो शासक रहते हैं उनके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला जो वंश आपका होता है हर्यक वंश, क्योंकि बृहद्रथ वंश के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं मिलती है, इस कारण से पहला वंश जो होते हैं जो राजवंश पहला माना जाता है मगध पर, वो हर्यक वंश ही माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये इसका जो शासन काल रहा था वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा था। तो हर्यक वंश मगध साम्राज्य का प्रथम राजवंश था, जिसे प्रतहंता वंश भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो पुत्रों द्वारा अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त किया गया था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पहला इसका जो शासक था वो बिम्बिसार था, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो बिम्बिसार हर्यक वंश का संस्थापक था तथा इसने 544 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना की। इसने जो राजधानी पहली बनाई वो राजगृह थी, और राजधानी राजगृह जो बनाई थी इसको इसने स्थापना भी की थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यह प्रथम राजा था जिसने वैवाहिक संबंधों पर जोर दिया और राज्य विस्तार किया, अपना विवाह संबंध स्थापित कर। तो इसने महाकौशला से विवाह किया जो कि कौशल राजा प्रसेनजित की बहन थी। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि आप मगध का उत्कर्ष पढ़ रहे हैं, तो मगध का जब उत्कर्ष हो रहा है तो आसपास के जो महाजनपद हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी इसमें आप पढ़ने को देखेंगे, कैसे वो आसपास के राज्यों को जीतता है मगध। तो वो जानकारी भी यहाँ पर पढ़नी जरूरी हो जाती है। और कौन से उस समय के जो अन्य महाजनपद थे मगध के उत्कर्ष के समय, क्योंकि मगध धीरे धीरे सभी महाजनपदों को क्या विजय प्राप्त कर लेगा और अपने में मिला लेगा। तो इस तरह इसने क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इससे देखिए क्या होता है कि जब इसका विस्तार, जब इसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया तो विस्तार इसका साम्राज्य का क्या होता है कि वहाँ तक उसकी पहुँच जाती है। तो अन्य जो महाजनपद या जनपद होंगे वो इस पे जो होंगे युद्ध नहीं इससे करेंगे मगध से, क्योंकि इसको जानेंगे कि इसका जो है मतलब दूसरे महाजनपद से भी ये अच्छा संबंध इसका है। तो इस कारण से क्या है शक्तिशाली होता चला जाता है। अन्य इसने जो विवाह किया वो चलना से विवाह किया जो कि वैशाली की राजा चेटक की पुत्री थी। उसके बाद क्षेमा से विवाह किया जो कि मध्य अर्थात पंजाब देश की राजकुमारी थी। तो काफ़ी वैवाहिक संबंध स्थापित किया जिससे इसका साम्राज्य और समृद्ध होता चला गया, शक्तिशाली होता चला गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसके राज दरबार में राजवैद्य जीवक रहता था, इसलिए इसलिए महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था, यानी कि राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए इसने भेजा था। इसके अतिरिक्त जीवक को इसने अवंती के राजा जो चंड प्रद्योत था, अवंती का जो राजा था चंड प्रद्योत, उसको पांडु रोग हो गया था तो उसको चिकित्सा के लिए इसने भेजा था। यानी सबसे काफ़ी मिलजुल कर ये रहता था बिम्बिसार। बिम्बिसार ने स्थायी सेना रखने वाला प्रथम राजा था। बिम्बिसार गौतम बुद्ध का मित्र और संरक्षक था तथा विनय पिटक के अनुसार इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का यहाँ पर जो स्वीकार राजा किया था प्रथम वो बिम्बिसार यहाँ पर था। नेक्स्ट यहाँ पर यानी कि जो मगध का राजा था, बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को युद्ध में पराजित कर अंग राज्य को अपने मगध में मिला लिया। तो यहाँ पर देखिए अंग पहला ऐसा राज्य बना था जिसने इसको युद्ध करके मगध में मिलाया था। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है, प्रथम राज्य जिसने जो मगध का हिस्सा बना तो अंग राज्य था, यानी अंग महाजनपद था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मगध की प्रथम विजय यही थी। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और फिर अजातशत्रु राजा बना। अब जब अजातशत्रु आता है तो इसका देखिए क्या होता है, इसका उपनाम जो था वो कुणिक था। अजातशत्रु एक शक्तिशाली राजा था, उसने युद्ध जीतकर अपना राज्य अपना विस्तार किया। जहाँ तक ये जो इसका था बिम्बिसार का, ये सबसे मिलजुल कर रहता था, बहुत कम युद्ध करता था, लेकिन अजातशत्रु यहाँ पर सीधे युद्ध करता था राज्य विस्तार के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसने निम्नलिखित राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। यहाँ पे देखिए इसने वैशाली यहाँ का राजा चेटक जो था उसको जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। और जो अजातशत्रु का मंत्री था वर्षकार, जिसको वर्षकार भी कहा जाता है, इसने वज्जी संघ में, यानी वज्जी संघ की राजधानी अभी वैशाली थी, तो वज्जी संघ क्योंकि वहाँ पर देखिए 8 लगभग राज्यों का वो संघ था, तो उसमें फूट डाल दिया और इस कारण से वहाँ पर वैशाली जो था उसको जीत लिया। इस युद्ध में उसने रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक अस्त्र का प्रयोग किया।
तो यहाँ पर देखिए अजातशत्रु ने कौन सा यहाँ पर अस्त्र का प्रयोग किया था, महाशिलाकंटक। तो ये कौन था, जो पत्थर फेंकने वाले यंत्र था, यानी ये पत्थर फेंकता था बड़े बड़े। इसके अलावा रथ मूसल में यह रथ में एक गदा जैसा हथियार होता था जो लगा होता था, और जिसके एक साथ कई सैनिक मारे जा सकते थे, यानी कि दोनों तरफ गदा जैसे लगा दिया था, रथ यहाँ पर जैसे होता था और इधर उधर गदा जैसे लगा दिया, तो दौड़ाएगा रथ जब कोई घोड़ा, तो अगल बगल के जो सैनिक जितने भी होंगे इसके द्वारा या इस चोट के द्वारा, प्रहार के द्वारा वहाँ पर मतलब उनको यहाँ पर मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह ये आपका चलता था अस्त्र शस्त्र जो भी था यहाँ पर, तो इसने काफ़ी यूज किया था युद्ध में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसने काशी को अपने राज्य में मिलाया, कौशल राजा की बेटी वजीरा से विवाह किया इसने, और अजातशत्रु से कर के रूप में काशी को दहेज में ले लिया, तो काशी भी इसमें मिला लिया गया एक प्रकार से। इसने मल्ल संघ पर विजय प्राप्त की तथा उस पर अपना अधिकार कर लिया। अजातशत्रु महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का समकालीन था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अजातशत्रु के समय ही महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों एक साथ रहते थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आरंभ में इसकी निष्ठा जैन धर्म के प्रति थी, परंतु बाद में इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। देखिए ये इसका जब शासन था तो ये दोनों लोग मतलब ऐसा शासक था जिसके समय दोनों यहाँ पर रहे हैं, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसी के शासन में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण निर्माण प्राप्त हुआ, महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ, यानी दोनों लोगों की मृत्यु भी इसी के शासनकाल में हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अजातशत्रु के समय ही राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ और विनय पिटक और सुत पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति में की गई थी। बुद्ध के भस्मावशेषों पर इसने स्तूप का निर्माण करवाया, तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर उदयन अपशासक बनता है, तो उदयन ने क्या किया था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है आपका, पाटलिपुत्र नगर की इसने स्थापना की थी, तो यहाँ पर यह आ जाता है। इसके अलावा इसने भी अपने पिता की हत्या कर दी, तो इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और उसको क्या इसने राजधानी बना लिया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या हुआ, पाटलिपुत्र गंगा एवं सोन नदी के संगम पर था। उदयन के उत्तराधिकारी अनिरुद्ध, मंडक और नागदक्षक हुए, यानी इसके बाद जो राजा बने वो यहाँ पर अनिरुद्ध, मंडक और नागदक्षक, यानी नागदक्षक सबसे लास्ट में राजा बनता है और ये कमजोर शासक हुए। इसके बाद हर्यक वंश का अंतिम राजा जो नागदक्षक हुआ, उसकी हत्या अमात्य उसका जो था शिशुनाग ने उसने कर दी, और फिर इसने क्या किया, मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, शिशुनाग वंश है तो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व है। शिशुनाग वंश का संस्थापक ये था। शिशुनाग ने अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया। इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर अपनी राजधानी वैशाली को बनाया, यानी पाटलिपुत्र जैसे यहाँ पर उदयन ने बनाया था, लेकिन इसने अपनी राजधानी वैशाली बना ली। और वैशाली को किसने जीता था, ऊपर आपने पढ़ा बिंबिसार के बाद जो कौन शासक आपका यहाँ पर बना था, तो यहाँ पर अजातशत्रु जो बना था उसने वैशाली को जीत लिया था, तो वैशाली को राजधानी किसने बनाया, शिशुनाग ने। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कालाशोक अब शासक बनता है। कालाशोक यह क्या था, शिशुनाग का पुत्र था। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना ली, यानी फिर से पाटलिपुत्र राजधानी बन गया। इसी की समय महत्वपूर्ण घटना थी कि इसके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, यानी दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के काल में हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वैशाली में हुआ, और कहाँ पर हुआ था, वैशाली में बौद्ध संगति दूसरी। और इसी समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, स्थाविर और महासंदिग्ध। इसकी जानकारी आपको बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे चैप्टर पिछले हमने पढ़ाया हुआ है, तो उसमें आपको मिल जाएगी। इसको बौद्ध धर्म को काफ़ी अच्छे से कवर कर लीजिएगा वहाँ पर जाके पढ़कर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था, जिसकी मृत्यु के बाद नाग वंश समाप्त हो गया, यानी यही आपका जो था, और नंद वंश की स्थापना हुई। तो अब नंद वंश यहाँ पर देखिए, तो नंद वंश यहाँ पर 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व था। पहला शासक जो नंद वंश का होता है महापद्मानंद होता है। नंद वंश का संस्थापक और शक्तिशाली राजा ये होता है, मगध पर काफ़ी इसका जो था काफ़ी शक्तिशाली राजा हुआ महापद्मानंद। इसे सर्व छत्रात्मक या उग्रसेन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा दोनों उपनाम इसके, और विशाल सेना इसकी थी, इसलिए इसे उग्रसेना कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यह भारत का प्रथम राजा था जिसे एकराट की उपाधि इसने धारण की थी। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मानंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग का राजा कौन था उस समय, खारवेल था। तो कलिंग पर क्या महापद्मानंद ने आक्रमण कर दिया और उसने कलिंग विजय की, और वहां पर से एक जैन मूर्ति, काफी बड़ी मूर्ति ये थी, और उसको ये मगध ले आया था। हाथी गुफा अभिलेख से इस बात की भी जानकारी मिलती है कि नंद राजा ने कलिंग में एक नहर का निर्माण भी कराया था। अब इसने क्या किया था, कलिंग में एक नहर भी निर्माण कराया था। अब ये प्रथम नहर निर्माता था महापद्मानंद, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, महापद्मानंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है, तो ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी के तट पर नौनंद दोहरा नामक नगर इसने बसाया। इसके मंत्री और सेनापति के नाम कल्पक था। पाणनी इसके समकालीन थे, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यानी महापद्मानंद से काफ़ी जुड़ी जानकारी आपको मगध से संबंधित मिलती है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन के अनुसार महापद्मानंद निम्न कुल से संबंधित था। अब यहाँ पर जो नंद वंश के शासक थे इनको निम्न कुल का माना जाता है, यानी कि नीची जाति का माना जाता है, तथा इसे नाई जाति का माना जाता था, परंतु पुराणों में से महापद्मानंद
भार्गव अर्थात परशुराम का अवतार बताया गया है। तो यहाँ पर इसके जाति को लेकर कन्फ्यूजन है। कोई कई लोग यहाँ पर जो नंद वंश है इसको निम्न जाति का मानते हैं और कई लोग यहाँ पर मतलब उच्च जाति का मानते हैं। ब्राह्मण तो नहीं था यहाँ पर, क्योंकि ब्राह्मण कहीं नहीं लिखा हुआ। इससे नीचे जो जैसे आपका क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया, वैश्य हो गया, उन जाति का ये लोग मानते थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए घनानंद, यहाँ पर बात करें अब इसके बाद शासक जो बनता है नंद वंश का, वो घनानंद होता है। महापद्मानंद के 8 पुत्रों में अंतिम पुत्र घनानंद होता है। इसने धन जमा करने का बहुत शौक था, इसलिए इसका नाम धनानंद भी था। घनानंद हम लोग कहते हैं, इसका मुख्य जो नाम था वो धनानंद था, क्योंकि इसको धन जमा करने का शौक था। धनानंद सिकंदर का समकालीन था। घनानंद के समय ही भारत की उत्तरी सीमा पर सिकंदर का आक्रमण होता है 326 ईसा पूर्व, तथा यूनानी सत्ता की नींव पड़ती है। यानी जब इसका घनानंद का जो शासन था, घनानंद का जब भारत पर शासन, मगध पर शासन था, तो उस समय भारत के पश्चिमी इलाके में, यानी कि देखा जाए यहाँ पर तो भारत के पश्चिमी इलाके पे यहाँ पर बात इधर की बात होती है, गुजरात के आसपास उसके ऊपर के एरिया। तो यहाँ पर क्या होता है, बाहरी आक्रमण जो होता है सिकंदर का आक्रमण होता है, और ये पहला बाहरी आक्रमण था। यूनानी ये थे जिन्होंने आक्रमण किया था, और पश्चिम भारत पर क्या यूनानी सत्ता की स्थापना होती है कुछ राज्यों पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नंद वंश का अंतिम शासक ये था एक प्रकार से घनानंद, और इसके इतिहास में इसको इतिहास में क्रूर शासक के रूप में भी जाना जाता है। घनानंद के दरबार में चाणक्य या कौटिल्य यहाँ पर रहते थे, यानी चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी है, कहीं कहीं लिखा जाता है। एक बार घनानंद ने या धनानंद ने इससे काफ़ी अपमानित किया, जिससे वो दरबार छोड़कर चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर इन्होंने घनानंद को पराजित किया और साम्राज्य का इसका अंत कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने मगध पर आक्रमण किया और घनानंद को पराजित कर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो ये यहाँ से अब मौर्य वंश स्टार्ट होता है। इसके बाद से ही यूनानी लेखों में घनानंद के लिए अग्रमीज और जैनमीज नामक शब्द का प्रयोग हुआ है। नंद शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। घनानंद जैन अमात्य सकाट काल तथा स्थूलभद्र के, उस समय जो जैन आचार्य थे उस समय कौन थे, अमात्य जो थे स्थूलभद्र थे और सकाटाल थे। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, घनानंद को पराजित कर दिया, और इसके बाद से ही आपका मौर्य सत्ता स्थापित हो जाती है। तो मौर्य वंश काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है मगध पर, और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में चीज़ें हैं। इसका शासक भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे थे और इन्होंने काफ़ी विस्तार किया मगध का। तो उन सब का एक पूरा चैप्टर ही अलग हो जाता है आपका मौर्य वंश का, मौर्यकाल। तो उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। यहाँ तक आपका पूरा हो गया। यहाँ पर हम लोग अब जान लेते हैं हाइडेस्पिस का युद्ध, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब सिकंदर का आक्रमण होता है पश्चिम भारत पर 326 ईसा पूर्व में, तो वहाँ पर देखिए पश्चिमी तट पर आपका पंजाब यहाँ पर जो रहता है में, तो यहाँ पर पंजाब पर आक्रमण इसका रहता है। उस समय भारत पर नंद वंश का शासन था, घनानंद का शासन कर रहा था। उस समय पंजाब का जो राजा था, वहाँ पर शासक था, वो पोरस था। इसने सिकंदर के साथ युद्ध किया, और इसी युद्ध को क्या कहा जाता है, हाइडेस्पिस का युद्ध या झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध, क्योंकि ये झेलम नदी के तट पर हुआ था। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, पोरस युद्ध में पराजित हो जाता है और सिकंदर से पूछता है कि आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो पोरस कहता है वही व्यवहार किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इससे सिकंदर खुश हो जाता है और उसको साम्राज्य वापस कर देता है। और इसके बाद क्या होता है, सिकंदर की सेना क्या कहती है, व्यास नदी के आगे बढ़ने से मना कर देती है, क्योंकि उस समय देखिए मगध का काफ़ी यहाँ पर समृद्ध हो गया था मगध, और इसका नाम दूर दूर तक फैल गया था। जब यहाँ पर घनानंद भले ही वो कमजोर शासक रहा था, लेकिन उस समय जब महापद्मानंद था उसके पास इतनी ज़्यादा सेना हो गई थी, क्योंकि उसका उत्तराधिकारी ही घनानंद बना था, तो सेना बहुत ज़्यादा थी। तो इस कारण से यहाँ पर क्या, इसके सैनिकों ने भी सुन रखा था कि मगध के पास बहुत ज़्यादा सेना है, और अगर यदि हम आगे इसके बढ़ते हैं, क्योंकि उसके आगे मगध का ही विस्तार होता है, तो कहीं ना कहीं हम हार जाएंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर से आ रहे हैं और सेनाएं भी यहाँ पर काफ़ी थक हार गई थी। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया, जो व्यास नदी थी काफ़ी दिक्कतों से उसको पार कर पाते ये लोग, तो इस कारण से उसकी सेना ने मना कर दिया कि हम व्यास नदी हम लोग नहीं यहाँ पर पार करेंगे। उस समय हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेना फौज नंदवंश के पास थी, तो इसकी सेना विशालता के कारण वो आगे नहीं बढ़े। कहते हैं कि 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 30,000 हाथी, इस प्रकार इनके पास काफ़ी सेना थी। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईसा में पूर्व भारत से लौट गया, यानी वापस ये हो लिया वहीं से। फिर क्या, जब सेना नहीं आगे जाएगी तो ये भी नहीं जाता, वहीं से फिर वापस हो लेता है, और फिर रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये वापस जा रहा होता है तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपका हाइडेस्पिस का युद्ध, यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, कभी कभी आ जाता है यहाँ से कि ये कहाँ पर हुआ था, तट पर हुआ था। काफ़ी नॉर्मल एग्जाम में आपके आते रहते हैं क्वेश्चन, तो ये इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यदि आप यूपीपीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे हैं, एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी तैयारी यहाँ पर आपकी हो जाएगी। और इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट और इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट में जो आपका कंप्यूटर का पार्ट है, यूपीजीके का पार्ट है, उसको काफ़ी अच्छे से कवर यहाँ पर कराया जा रहा है, तो आप कम फीस में जुड़ सकते हैं। 9807342092 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जानकारी आपको सब कोर्स की मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। और नेक्स्ट दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।